परिचय और व्यवहारिक कुछ क्रियाओं के आज्ञा एवं अनुरोध के क्रियाओं के सिखाने के बाद, उनके अभ्यास के बाद आज हम अब शुरू कर रहे हैं लट लकार। काल के माध्यम, काल में अब वाक्य कैसे बनाए जाएं, इसकी आज से शुरुआत करते हैं। इसके पहले हम ये बातें हालांकि आप जानते हैं, फिर भी एक सामान्य परिचय दे देते हैं आपको। वाच्य संस्कृत में 4 होते हैं, 4 वाच्य होते हैं संस्कृत में। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य और चौथा कर्म कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य और कर्म कर्तृवाच्य। इसमें जो सबसे पहला वाच्य है वह है कर्तृवाच्य। कर्तृ माने होता है कर्ता। तो कर्तृवाच्य यानी कर्ता की प्रधानता हो जिस वाच्य में, उसे हम कहेंगे कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में वाक्य बनाने के जो नियम हैं, उसमें पहला आप ये नोट कर लीजिए कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीया विभक्ति और क्रिया कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार होती है। एक बार फिर ध्यान से सुनिए। कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीया विभक्ति और क्रिया कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार होती है। ये कर्तृवाच्य में वाक्य बनाने के नियम है। अब ये समस्या होगी आपके लिए कि ये कर्ता क्या है। तो देखिए, किसी भी वाक्य में हम आपको बताते हैं कर्ता पहचानने का एक आसान तरीका। हालांकि कोई ये कर्ता पहचानने की शास्त्रीय परिभाषा नहीं है, लेकिन आपके सौविध्य के लिए आप जान जाएं जिस किसी माध्यम से, तो एक बड़ा आसान तरीका है। क्रिया आप जरूर जानते हैं, क्योंकि हम सवेरे से लेकर शाम तक जो भी करते हैं वो सब क्रिया है। जाना, खाना, पीना, बैठना, उठना, सोना, रोना, हंसना, देखना, ये सब क्रियाएं हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा होता ही नहीं कि बिना क्रिया किए रहे। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं तो भी तो क्रिया है। कुछ सोच रहे हैं वो भी एक क्रिया है। तो व्यक्ति जब तक उसके शरीर में प्राण है वो कोई न कोई क्रिया कर रहा है। सांस ले रहे हैं भी एक क्रिया है। तो हम क्रिया हमेशा करते हैं, इसलिए क्रिया की पहचान सरल है आपके लिए। आप जो करते हैं वो क्रिया है। आप क्रिया से प्रश्न कीजिए कि कौन, और आपको जो उत्तर मिलेगा वह कर्ता होगा। हम इसको उदाहरण से समझाएंगे। जैसे हमने एक वाक्य दिया कि बालक ग्रंथ पढ़ता है, तो इसमें क्रिया तो आप पहचान जाते हैं कि पढ़ना क्रिया है, तो पढ़ता है क्रिया है। अब क्रिया जो प्रश्न है, क्रिया है, उससे आप प्रश्न कीजिए कौन, कौन पढ़ता है, तो आपको उत्तर क्या मिलता है? बालक। तो बालक कर्ता हुआ। इसी तरह कोई दूसरा वाक्य लीजिए। मोहन घर जाता है, जाता है क्रिया है। कौन घर जाता है? मोहन। तो मोहन कर्ता हो गया। तो इन वाक्यों में कर्ता पहचानना सरल है, कोई भी व्यक्ति पहचान सकता है, कोई विद्यार्थी भी। क्योंकि जो क्रिया, जो परिभाषा हम क्या जानते हैं कि जो क्रिया करे वह कर्ता होता है। जाने की क्रिया कौन कर रहा है? मोहन। तो मोहन कर्ता हो गया। पढ़ने की क्रिया कौन कर रहा है? बालक। तो बालक कर्ता हो गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे वाक्य होंगे जिसमें आपको परेशानी होगी कर्ता पहचानने में। जैसे हमने कहा कि दिल्ली में राष्ट्रपति भवन है, इसमें कर्ता कौन है? तो हमने आपको जो परिभाषा बताई है अभी, उसी को अप्लाई कीजिए यहां। इसमें क्रिया क्या है? कौन है? राष्ट्रपति भवन।
तो राष्ट्रपति भवन कर्ता हो गया, क्योंकि है जो क्रिया है उसका कर्ता राष्ट्रपति भवन है। काशी में विश्वनाथ मंदिर है, कौन है? विश्वनाथ मंदिर, वो कर्ता हो गया। कुछ बड़े वाक्य लीजिए, मेरी थाली में 4 रोटियां थीं, कर्ता कौन है इसमें पहचानना है आपको। क्रिया क्या है? थी। कौन थी? रोटियां, तो रोटियां कर्ता हो गया। मेरा विकास नहीं हो पा रहा है, ये वाक्य दिया, मेरा विकास नहीं हो पा रहा है। कौन नहीं हो पा रहा है? विकास, तो विकास करता हुआ। यह मेरा अपना सिद्धांत है, ये वाक्य दिया, बड़ा वाक्य। क्या कि यह, इसमें कर्ता खोजी, यह मेरा अपना सिद्धांत है। कौन है? सिद्धांत, सिद्धांत कर्ता हो गया। तो किसी भी छोटे या बड़े वाक्य में आपको कर्ता पहचानने के लिए सबसे पहले क्रिया से प्रश्न कीजिए कौन, और आपको जो उत्तर मिले वह होगा कर्ता। और कर्तृवाच्य में जो वाक्य बनाने के नियम मैंने अभी आपको बताए कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति, तो आपने कौन प्रश्न करके जिस कर्ता को पहचाना है उसमें विभक्ति कौन सी होगी? प्रथमा। ये हमेशा ध्यान रखिए। दूसरा है कर्म। बहुत वाक्यों में कर्म नहीं भी रहता है, क्रिया अवश्य रहेगी। कई वाक्यों में कर्ता नहीं भी रहेगा, क्रिया रहेगी, क्योंकि क्रिया के बिना वाक्य नहीं होगा, फिर वो शब्द समूह हो जाएगा। का राम श्याम मोहन घोड़ा हाथी सब बोल दें तो कोई वाक्य थोड़ा होगा, उसमें क्रिया लगेगी तभी वाक्य होगा। वाक्य क्रियावा कारक से, जब वो क्रिया से अन्वित होगा तभी वाक्य बनेगा, अन्यथा वो शब्दों का समूह रहेगा। तो आपने कौन प्रश्न करके जिस कर्ता को पहचाना, उस कर्ता में विभक्ति होगी प्रथमा कर्तृवाच्य में। अब बचा कर्म। मैंने कहा कि कर्म हर वाक्य में आवश्यक हो, यह आवश्यक नहीं है, आवश्यक रूप से कर्म रहे ही। जैसे मोहन पढ़ता है, इसमें कर्म कुछ नहीं है, लेकिन कहा कि मोहन पुस्तक पढ़ता है तो कर्म आ गया। तो कर्म के लिए क्या है, आप प्रश्न कर लें किसको, और किसको प्रश्न करके आप क्रिया से कर्म जान सकते हैं। मोहन ग्रंथ पढ़ता है, किसको पढ़ता है? ग्रंथ को, तो ग्रंथ कर्म हो गया। मोहन रोटी खाता है, किसको खाता है? रोटी को, तो रोटी कर्म हो गया। तो कौन प्रश्न करके आपने जो पहचाना ये कर्म को, उसमें आप करेंगे द्वितीया विभक्ति, और क्रिया जो होगी वह कर्ता के पुरुष एवं वचन के अनुसार होगी। तो आप ये जानते हैं ना कि संस्कृत में पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। विभक्तियां कितनी होती हैं? 7। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। एक संबोधन भी होता है, संबोधन को लेकर 8 हो जाएगी, लेकिन 7 विभक्तियां होती हैं। तो विभक्तियां हो गई 7, संबोधन को लेकर 8, और पुरुष हो गए 3, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। संस्कृत में वचन होते हैं 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब ये आपने कर्तृवाच्य का नियम जान लिया, पुरुष जान लिया, विभक्तियां जान ली, वचन जान लिया। हम देखिए संस्कृत व्याकरण में धातुओं की संख्या लगभग है 2018। पाणिनि व्याकरण में 2018 धातु हैं। हम एक अलग से बनाएंगे वीडियो धातु के ऊपर, अलग से धातुओं के विविध प्रकार के ऊपर। मैं एक बात आज धातु के संदर्भ में बताना चाह रहा था कि इतनी धातुएं हैं, और पूरा शास्त्र सब जितना पुराण, भागवत, सब पुराण, महाभारत, रामायण, जितने काव्य, नाटक, इन सबों में जिन धातुओं का अधिकतया प्रयोग हुआ है, अधिकतम धातुओं का प्रयोग हुआ है 500 धातुओं का 2018 में से। और आपके व्यवहार में आप देख लीजिए, आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, तो आपको सवेरे से शाम तक की जो जिन क्रियाओं का, जिन धातुओं का प्रयोग करते हैं, उनकी संख्या अधिकतम होती होगी 50 या 60।
लेकिन हम अभी अपने इस पाठ्यक्रम में जो सार्वभौम का पाठ्यक्रम है उसके अनुसार मैं आपको प्रारंभ में केवल 24 धातुओं को सिखाऊंगा। 24 धातुएं उन्हीं के समान चूंकि बाकी धातुओं के रूप होते हैं, इसलिए आपको नमूने के तौर पर केवल 24 धातुओं का अभ्यास करा करके आपसे वाक्य बनवाया जाएगा या आप वाक्य बनाएंगे। वे 24 धातुएं हैं। पहला है अस, क्री, भू, पठ, वद, गम, स्था, पा, दृश्य, नी, लिख, इश, प्रच्छ, कथ, ज्ञा, ग्रह, दा, श्रु, शक, प्राप, जागृ और आत्मनेपद धातुओं में शी, याच और मन। इस प्रकार इन 24 धातुओं के माध्यम से आपको हम संस्कृत का अनुवाद या संभाषण बताएंगे। तो अभी हमने उदाहरण के तौर पर एक धातु लिया, पठ धातु। बड़ा सरल है और विद्यार्थी इसको कक्षा 5-6 में ही याद कर लेते हैं, जिसका रूप होता है लट लकार में। लट लकार का प्रयोग होता है वर्तमान काल के अर्थ में, वर्तमान काल जो समय चल रहा है, तो वर्तमान काल के अर्थ में लट लकार का प्रयोग होता है। और लट लकार का, पठ धातु का लट लकार में रूप होता है प्रथम पुरुष में पठति, पठतः, पठन्ति। मध्यम पुरुष में एक वचन में पठसि, द्विवचन में पठथः, बहुवचन में पठथ। उत्तम पुरुष में एक वचन में पठामि, द्विवचन में पठावः, बहुवचन में पठामः। तो आप देखें, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। ये आपने पठ धातु का रूप देखा। लट लकार में पठ धातु का यह रूप है। पठति, पठता, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। ये लट लकार का रूप है। ये तीनों पुरुषों में हो गया, प्रथम पुरुष में, मध्यम पुरुष में और उत्तम पुरुष में। अब एक देख लें कि प्रथम मध्यम पुरुष का और उत्तम पुरुष का, यह इन दोनों पुरुषों का कर्ता पहले से निश्चित है कि प्रथम मध्यम पुरुष का जब भी कर्ता होगा एक वचन में, वह होगा त्वम। त्वम को बोलते हैं हिंदी में तुम। तो रूप होता है त्वम, युवाम, यूयम। त्वम माने तुम, युवाम माने तुम दोनों और यूयम माने तुम सब। उत्तम पुरुष में होता है एक वचन में अहम, अस्मत् शब्द का, द्विवचन में आवाम और बहुवचन में वयम। तो आप देखें, त्वम, युवाम, यूयम और अहम, आवाम, वयम। मध्यम पुरुष में एक वचन में त्वम, द्विवचन में युवाम, बहुवचन में यूयम। उत्तम पुरुष में एक वचन में अहम, द्विवचन में आवाम और बहुवचन में वयम। ये 3 3 6 माने मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इन दोनों पुरुषों का कर्ता पहले से निश्चित है कि मध्यम पुरुष के एक वचन में जब भी कर्ता होगा वह त्वम होगा, द्विवचन में युवाम होगा, बहुवचन में यूयम होगा। ऐसे ही उत्तम पुरुष में एक वचन में अहम होगा, द्विवचन में आवाम होगा और बहुवचन में वयम होगा। इसके अतिरिक्त जितने भी कर्ता आते हैं वो सब आते हैं प्रथम पुरुष के अंतर्गत। राम, श्याम, मोहन, जितना कुछ होगा वो सब प्रथम पुरुष में आएगा। तो हमने एक वाक्य दिया, अभी आपका मैं अभ्यास करा रहा हूं। जैसे आपने पठति, पठतः, पठन्ति देखा, तो अब आपको कोई सह ले लीजिए। सह माने कर दिया, तो सह माने वह, तौ माने वे दोनों और ते माने वे सब। यह प्रथम पुरुष के एक वचन प्रथमा विभक्ति का रूप है। सह, तौ, ते। सह माने वह, तौ मीन्स वे दोनों, ते मीन्स वे सब।
तसह तौ ते, हमने एक ले लिया प्रथम पुरुष में। मध्यम पुरुष का जानते ही है, बता दिया मैंने कि त्वम युवाम यूयम, और उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम। तो आपका मैंने कर्ता निर्धारित कर दिया कि प्रथमा में लीजिए, प्रथम पुरुष में लीजिए सह तौ ते, मध्यम पुरुष में त्वम युवाम यूयम, और उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम। ये हो गया आपको। और आपको पठ धातु का रूप यदि आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी जान लें। पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठथः पठतः, पठामि पठावः पठामः। अब आपको वाक्य बनाना है। कर्तृवाच्य में मैं आपको वाक्य बताता हूं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया वह, एक कर्म भी लेते हैं, वह ग्रंथ पढ़ता है। वह अब पढ़ता है, कौन पढ़ता है? वह, तो वह हो गया कर्ता। किसको पढ़ता है? ग्रंथ को, तो ग्रंथ हो गया कर्म। कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। और क्रिया क्या है? पठति। ये आप बनाए, सह ग्रंथम पठति। सह चूंकि एक वचन का है इसलिए, और आप नियम जानते हैं कि कर्ता के अनुसार क्रिया होती है, तो सह के साथ जब भी क्रिया होगी, चूंकि सह एक वचन का है, प्रथम पुरुष का है, इसलिए क्रिया प्रथम पुरुष के एक वचन की होगी। यही है कर्ता के अनुसार क्रिया करने का नियम, कि कर्ता जिस पुरुष का होगा, जिस वचन का होगा, क्रिया उसी पुरुष और उसी वचन की होगी। तो सह हो गया कर्ता, ग्रंथम हो गया कर्म, उसमें द्वितीय विभक्ति है, रूप होता है बालक की तरह। ग्रंथः ग्रंथौ ग्रंथाः, बालकः बालकौ बालकाः, ये प्रथमा विभक्ति का है। द्वितीय में होगा बालकम बालकौ बालकान, वैसे ही ग्रंथम ग्रंथौ ग्रंथान। वाक्य देखिए, सह, वह ग्रंथ पढ़ता है, सह ग्रंथम पठति। इस वाक्य में सह करता है, ग्रंथ कर्म है, पठति क्रिया है। तो सह कर्ता प्रथम पुरुष के एक वचन का है, इसलिए सह हो गया। पठति क्रिया उसी के अनुसार है, सह के अनुसार। दूसरा वाक्य लिए, सह के बाद आता है तौ, माने वे दोनों। ग्रंथम वही है, उसमें द्वितीय एक वचन केवल है, तो तौ किया, तौ ग्रंथम, क्रिया क्या होगी? पठतः। क्यों कि अब तौ दो कर्ता आ गए, द्विवचन आ गया, तो क्रिया तुरंत बदल जाएगी, क्यों कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। तो सह ग्रंथम पठति, तौ ग्रंथम पठतः, ते ग्रंथम पठन्ति। मध्यम पुरुष में आइए, तुम ग्रंथ पढ़ते हो, प्रश्नवाचक बनाया। तुम के लिए क्या होगा? त्वम, आप जान चुके हैं। त्वम, ग्रंथम वही है द्वितीय में, ग्रंथम क्रिया क्या होगी? पठसी, तो त्वम ग्रंथम पठसी। द्विवचन में आइए, युवाम ग्रंथम पठथः, क्योंकि दो आ गए ना, क्रिया हो गई पठथः। बहुवचन में आइए, यूयम ग्रंथम पठथ, तुम सब ग्रंथ पढ़ते हो, तो त्वम ग्रंथम पठसी, तुम ग्रंथ पढ़ते हो। युवाम ग्रंथम पठथः, तुम दोनों ग्रंथ पढ़ते हो। यूयम ग्रंथम पठथ, तुम सब ग्रंथ पढ़ते हो। उत्तम पुरुष में आइए, अहम ग्रंथम पठामि, मैं ग्रंथ पढ़ता हूं। आवाम ग्रंथम पठावह, हम दोनों ग्रंथ पढ़ते हैं। वयम ग्रंथम पठामह, हम सब ग्रंथ पढ़ते हैं। तो आपने देखा इन सभी वाक्यों में क्रिया तभी बदली है जब कर्ता बदला है। सह था तो पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति, त्वम पठसि, युवाम पठथः, यूयम पठथ, अहम पठामि, आवाम पठावः, वयम पठामः। ग्रंथ में आपने ग्रंथम कर दिया। एक उदाहरण आपको और देता हूं जिससे आपको भ्रम न हो। जिससे कहा कि सह ग्रंथम पठति, वह ग्रंथ पढ़ता है। अब मान लीजिए हमने कह दिया कि वह ग्रंथों को पढ़ता है, बहुवचन कर दिया कर्म में,
तो कह दिया कि बालकम बालकौ बालकान। उसी तरह से ग्रंथम ग्रंथौ ग्रंथान, तो सह ग्रंथान, प्रक्रिया क्या लगाएंगे, पठति ही होगा। पुल्लिंग भले, कर्म भले बहुवचन का हो जाए, उससे मतलब नहीं है, क्रिया तब बदलेगी जब कर्ता बदलेगा। तो कर्ता के अनुसार क्रिया कहने का तात्पर्य यही है कि कर्ता जो ही बदला क्रिया बदलेगी। कर्ता जिस पुरुष का होगा, जिस वचन का होगा, क्रिया उसी पुरुष और उसी वचन की होगी। तो सह ग्रंथम पठति, तौ ग्रंथम पठतः, ते ग्रंथम पठन्ति, त्वं ग्रंथम पठसि, युवां ग्रंथम पठथः, यूयं ग्रंथम पठथः, अहम ग्रंथम पठामि, आवां ग्रंथम पठावः, वयं ग्रंथम पठामः। ये वाक्य आपके वर्तमान काल के वाक्य हैं सर। अब देखें, ये अभी आपको शब्द रूप बाद में सिखाएंगे और धातुओं को भी बाद में बताएंगे कहाँ कहाँ कैसे कैसे रूप होता है। अभी अभ्यास के लिए बता रहा हूं कि इसका हमेशा ध्यान रखिए कि मान लीजिए स हटा दीजिए, बालकः ले लीजिए आप, बालक ग्रंथ पढ़ता है, बालकः ग्रंथम पठति, बालकौ ग्रंथम पठतः, बालकाः ग्रंथम पठन्ति। क्योंकि अब मध्यम पुरुष का उत्तम पुरुष का तो निश्चित है, तुम ग्रंथ, अब इसमें मध्यम पुरुष में कोई कर्ता नहीं आएगा त्वम युवाम यूयम के अलावा, और उत्तम पुरुष में अहम अवाम वयम के अलावा कोई कर्ता नहीं आएगा। तो सब बदलेगा जो भी प्रथम पुरुष में बदलेगा। अब देखिए, जैसे आपने इस तरह से अभ्यास किया और जैसे मैंने आपको अभ्यास कराया था अनुरोध वाली क्रियाओं के साथ, इसी में आप बनाइए, न लगा दीजिए। तो कहा कि वह ग्रंथ नहीं पढ़ता है, तो सह ग्रंथम न पठति, वे दोनों ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं, तौ ग्रंथम न पठतः, वे सब ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं, तो ते ग्रंथम न पठन्ति, तुम ग्रंथ नहीं पढ़ते हो, त्वं ग्रंथम न पठसि, तुम दोनों ग्रंथ नहीं पढ़ते हो, युवाम ग्रंथम न पठतः, तुम सब ग्रंथ नहीं पढ़ते हो, तो यूयम ग्रंथम न पठतः, मैं ग्रंथ नहीं पढ़ता हूं, अहम ग्रंथम न पठामि, आवाम ग्रंथम न पठावः, अवयम ग्रंथम न पठामः। तो देखिए, एक आपने सीधा सीधा वाक्य बनाया, एक निषेधात्मक वाक्य बनाया, और इसी में जो आपने पहले जिन प्रत्ययों, जिन अव्ययों का अभ्यास किया है क्रियाओं के सीखने के क्रम में, उनको यहां भी अप्लाई कीजिए। जैसे तुम ग्रंथ कब पढ़ते हो, तो आपने जाना है कदा माने कब, तो त्वं ग्रंथम कदा पठसि, तुम दोनों कब कब ग्रंथ पढ़ते हो, युवाम कदा ग्रंथम पठतः, यूयम कदा ग्रंथम पठतः, मैं कभी कभी ग्रंथ पढ़ता हूं। मैं, अहम जानते हैं, कभी कभी, यदा कदा, ये नया शब्द आया, यदा कदा माने कभी कभी, अहम यदा कदा ग्रंथम पठामि, हम दोनों कभी कभी ग्रंथ पढ़ते हैं, तो आवाम यदा कदा ग्रंथम पठावः, हम सब कभी कभी ग्रंथ पढ़ते हैं, वयम यदा कदा ग्रंथम पठामः। तो आप देखिए, एक सीधा हुआ कि ग्रंथम पठति, ग्रंथ पढ़ता है, ग्रंथ नहीं पढ़ता है, ग्रंथम न पठति, ग्रंथ कब पढ़ता है, ग्रंथम कदा पठति। अच्छा, अब क्यों नहीं पढ़ता है, क्यों नहीं, क्या होगा, कथम न, कथम माने क्यों, न माने नहीं, तो क्यों नहीं पढ़ता है, तो कथम न पठति, वह क्यों नहीं पढ़ता है, सह कथम न पठति, कदा पठति, कहां पढ़ता है, कुत्र पठति, यहां क्यों नहीं पढ़ता है, अत्र कथम न पठति, वहां क्यों पढ़ता है, तत्र कथम पठति, तुम यहां क्यों नहीं पढ़ते हो, त्वम अत्र कथम न पठसि, तुम यहां क्यों नहीं पढ़ते हो,
तुम रोज वहां क्यों पढ़ते हो? रोज का प्रतिदिनम। तो त्वम प्रतिदिनम, तुम रोज, वहां, तत्र, क्यों, कथम, पठसी, पढ़ते हो। तो तुम रोज वहां क्यों पढ़ते हो? त्वम प्रतिदिनम तत्र कथम पठसी। मैं यहां पढ़ता हूं, वहां भी पढ़ता हूं। अहम अत्र पठामि और तत्रापि पठामि च, और वहां भी पढ़ो, और बात के लगता है च लास्ट में लगता है। तो अहम अत्रापि पठामि और तत्रापि पठामि च। तो एक ही में आप दो का प्रयोग कर सकते हैं, दो बार पठामी का प्रयोग कर सकते हैं अव्ययों के साथ। तो देखिए पठामी तो वही रहेगा, सह तौते भी वही रहेगा, त्वम युवाम यूयम भी वही रहेगा, और अहम अवाम भयम भी वही रहेगा। क्रियाएं उसी तरह से बदलती जाएंगी, लेकिन आप अव्ययों का प्रयोग करके और शब्दों का प्रयोग करके वाक्य को व्यवहारिक और बड़ा कर सकते हैं, और ये सारे वाक्य आपके व्यवहारिक होंगे। पठती का आपने प्रयोग किया सामान्य रूप से, इसी में थोड़ा थोड़ा बदलाव कर दिया। क्यों पढ़ते हो, कथम पठसी, क्यों नहीं पढ़ते हो, कथम न पठसी, यहाँ क्यों पढ़ते हो, अत्र कथम पठसी, वहां क्यों नहीं पढ़ते हो, तत्र कथम न पठसी, रोज क्यों पढ़ते हो, प्रतिदिनम कथम पठसी। तो इस तरह से आप वाक्यों को और बड़ा कर सकते हैं, और ये सारे वाक्य आपके व्यवहार के वाक्य हैं। अब आप प्रयास कीजिए कि आप पठती से, पठती, पठता, पठंती में पठ धातु के लट लकार के जो रूप हैं 9, उन 9 रूपों से आप कम से कम 81 वाक्य बनाइए या 90 वाक्य बनाइए। एक पठती से 10 वाक्य बनाइए, और 10 वाक्य ऐसे ही बनेंगे अभ्यास के लिए। कथम लगा करके, कथम न लगा करके, कदा लगा करके, कुत्र लगा करके, दिने लगा करके, रात्रों लगा करके। आप मुख्य उद्देश्य तो आपको अभ्यास करना है, तो इस तरह से आप और भी अभ्यास करके वाक्य बड़ा और व्यवहारिक कर सकते हैं। एक चीज मैं और बता दूं, स्म, इन्हीं लट लकार की क्रियाओं में यदि आप स्म का प्रयोग कर देते हैं तो वाक्य भूतकाल का हो जाता है। ये भी देखिए, जैसे हमने कहा कि वह ग्रंथ पढ़ता है, तो सह ग्रंथम पठति, ये हिंदी है, वह ग्रंथ पढ़ता है। इसी में आप स्म लगा दीजिए लास्ट में, पठति स्म, तब हिंदी क्या हो जाएगी, वह ग्रंथ पढ़ता था। भूतकाल के 9 भेद होते हैं, जो सामान्य भेद होगा उस वो हो जाएगा भूतकाल का। तो वह ग्रंथ पढ़ता था, सह ग्रंथम पठति स्म। स्म हर धातु के साथ लगेगा, हर पुरुष में लगेगा, लेकिन लगेगा केवल वर्तमान काल में, केवल लट लकार में स्म का प्रयोग होता है। तो स्म के साथ प्रयोग देख लें, सह ग्रंथम पठति, वह ग्रंथ पढ़ता है, और सह ग्रंथम पठति स्म, वह ग्रंथ पढ़ता था। तौ ग्रंथम पठतः, वे दोनों ग्रंथ पढ़ते हैं, और तौ ग्रंथम पठतः स्म, वे दोनों ग्रंथ पढ़ते थे। वे सब ग्रंथ पढ़ते हैं, ते ग्रंथम पठन्ति, और वे सब ग्रंथ पढ़ते थे, ते ग्रंथम पठन्ति स्म। तुम ग्रंथ पढ़ते हो, त्वम ग्रंथम पठसी, और तुम ग्रंथ पढ़ते थे, त्वम ग्रंथम पठसी स्म। युवाम ग्रंथम पठतः, तुम दोनों ग्रंथ पढ़ते हो, और तुम दोनों ग्रंथ पढ़ते थे, तो युवाम ग्रंथम पठतः स्म, पठतः स्म। यूयम ग्रंथम पठतः, तुम सब ग्रंथ पढ़ते हो, और यूयम ग्रंथम पठतः स्म, तुम सब ग्रंथ पढ़ते थे। मैं ग्रंथ पढ़ता हूं, अहम ग्रंथम पठामि, और मैं ग्रंथ पढ़ता था, अहम ग्रंथम पठामि स्म। हम दोनों ग्रंथ पढ़ते हैं, आवाम ग्रंथम पठावः, और हम दोनों ग्रंथ पढ़ते थे,
तो आवाम ग्रंथम पठावस्म, हम सब ग्रंथ पढ़ते हैं। वयम ग्रंथम पठामः, और हम सब ग्रंथ पढ़ते थे। वयम ग्रंथम पठामस्म। तो स्म लगा देने से वर्तमान काल की क्रिया भूतकाल की हो जाएगी, सामान्य भूतकाल की। तो ये भी अच्छा, केवल स्म की नहीं, अब जिन अव्ययों का आपने वहां प्रयोग किया है उसका यहां भी कीजिए। तुम कभी ग्रंथ नहीं पढ़ते थे, तुम कभी कभी कुछ नहीं पढ़ते थे, मान लीजिए कह दिया, ग्रंथ हटा दिया, तुम कभी कुछ नहीं पढ़ते थे। तो इसके लिए क्या आप जानते हैं आप, तुम कभी कदापि कुछ किंचित नहीं न पठसी स्म, तुम कभी कुछ नहीं पढ़ते थे। मैं हमेशा पढ़ता था, अहम हमेशा सदा, अहम सदा पठामि स्म, मैं हमेशा पढ़ता था। मैं यहाँ पढ़ता था और वहाँ भी पढ़ता था। अहम अत्र पठामि स्म और तत्रापि पठामि स्म। तो देखिए, अभी पठ धातु का आपने प्रयोग किया लट लकार में, सभी पुरुषों में प्रयोग किया, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में आपने सब में लट लकार का प्रयोग किया, पठ धातु का लट लकार के सभी पुरुषों में, और अव्ययों का भी प्रयोग किया, वाक्य को बनाया निषेधात्मक, प्रश्नात्मक, और उसी में आपने स्म का प्रयोग करके वाक्य भूतकाल का भी बनाया। तो वर्तमान काल में इतनी सारी क्रियाओं का, इतने सारे अव्ययों एवं शब्दों का प्रयोग करके और प्लस स्म का प्रयोग करके ये सारे वाक्य आपके व्यवहारिक और उपयोगी होंगे। बशर्ते कि आप कितना अभ्यास करते हैं इस पर निर्भर करता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, और मैं पुनः अगले वीडियो में फिर आपसे एक बार आवृत्ति करवाऊंगा, और बाकी जो धातुएं हैं कल चर्चा करूंगा कि बाकी धातुओं के, इन 24 धातुओं में किन किन धातुओं के रूप किस किस तरह से चलेंगे। कि आपको 24 धातुओं को याद करने के लिए मात्र 5 धातुओं के रूप याद करने होंगे। क्यों कि कहीं कहीं जो रूप बदलते हैं उन धातुओं को एक नमूने के तौर पर याद कर लीजिए। यदि आपने पठ धातु का रूप तैयार कर लिया तो आपको लिख कर थोड़ा तैयार करना है कि पठ खाली रट रहे हैं, पठती पठता पठंती, लिखती लिखता लिखंती, ये सब याद नहीं करना है। एक आपने नमूने के तौर पर याद किया, जो रूप उसकी तरह होंगे वो आपको अपने आप याद हो जाएंगे। वो अभ्यास से करके आप कर सकते हैं। तो चलिए, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसका अच्छी तरीके से अभ्यास करके और स्वयं घर बैठे संस्कृत सीख सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर आपको कल इसके अगले कड़ी में अभ्यास कराने की कोशिश करूंगा, प्रयास करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।